नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका वीकली करंट अफेयर क्लास में, जिसमें हम सप्ताह की सभी महत्वपूर्ण खबरों को डिटेल से डिस्कशन करते हैं। आज की इस क्लास में हम 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी का जो करंट अफेयर है उनको हम पढ़ने वाले हैं, चीजों को डिस्कशन करने वाले हैं और याद भी करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको पता है कल असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम था, तो उसमें जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आए थे उनके बारे में हम पहले पढ़ने वाले हैं। देखो यहाँ से बात करूं तो 20 क्वेश्चन थे जो आपकी इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे गए थे। तो अपन पहले इन 20 क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर जो आपका करंट अफेयर है 1 से लेकर 7 जनवरी का, उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखो स्टार्ट करें क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन जो असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था, क्या लिखा हुआ है कि हाल ही में जैसलमेर के निकट वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे पुराना शाकाहारी डायनासोर का जीवाश्म ढूंढा है। वह जीवाश्म लगभग कितने वर्ष पुराना है? तो देखो सबसे पहले बात तो आती है कहां ढूंढा गया, तो ये ढूंढा गया जैसलमेर में। और ये क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा शाकाहारी डायनासोर। अब बात की जाए कि ये कितने साल पुराना है, तो देखो ये है आपके 16.7 करोड़ वर्ष पुराना। कितना पुराना है? 16.7 करोड़ वर्ष पुराना है। तो आप सोच सकते हो कितना पुराना इसमें जीवाश्म इसका मिला है। साथ ही हम बात करें कि इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है थारोसॉरस थारोसॉरस इंडिकस। तो आपको नाम जरूर याद रखना है, इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछा जा सकता है, तो वो भी आपको याद रहना चाहिए। नाम क्या है? तो इसका नाम है थारोसोरस इंडिकस और ये लगभग 40 फीट लंबा है। कितना लंबा है? 40 फीट लंबा ये जीवाश्म प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है जैसलमेर से। नाम क्या है इसका? तो इसका नाम है थारोसोरस इंडिकस नाम है। कितने साल पुराना है? तो ये लगभग 16.7 करोड़ साल पुराना जीवाश्म प्राप्त हुआ है। देखो यहां तक आपके इसमें राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। फिर देखो आगे बात करें अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोवा राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए भारत क्षेत्रीय सम्मेलन उदयपुर में कब आयोजित किया गया था? तो पहले बात करें कि ये संस्करण कौन सा है, तो ये जो आपके सीपीए है उसका संस्करण है आपके 9वां संस्करण है। और पूछा गया था असिस्टेंट प्रोफेसर में कि इसका आयोजन कब से कब तक हुआ था। तो देखो इसका आयोजन हुआ था 21 से लेकर 22 अगस्त तक। कब से कब तक? तो 21 से लेकर 22 अगस्त तक इसका आयोजन हुआ था। और कहां पर हुआ? तो आयोजन हुआ था इसका उदयपुर में। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि कब आयोजन हुआ, तो आपके 21 से लेकर 22 अगस्त 2023 को इसमें आयोजन हुआ था। कहां पर हुआ? तो उदयपुर में आयोजन हुआ था। ये संस्करण कौन सा है? तो नोवा इसका संस्करण है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। लिखा है राजस्थान पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत देशी व विदेशी फिल्म निर्माताओं को कितनी धनराशि की सब्सिडी है जो उपलब्ध कराई जाएगी या प्रावधान किया गया है? तो देखो इसमें हम बात करें तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसमें राइट ऑप्शन होगा आपके ऑप्शन नंबर डी। कितनी राशि? तो देखो यदि कोई ये मतलब जो पर्यटन विभाग है उसकी नीति 2022 में क्या है कि यदि कोई फिल्म निर्माता है वो क्या करता है, राजस्थान में आकर फिल्म का निर्माण करता है, तो सरकार क्या करेगी कि जो उसकी फिल्म में जो लागत आई है, जो उसको बनाने में जितनी जो लागत आई उसमें से 2 करोड़ रुपए या फिर 15% राशि, और इन दोनों में से जो कम होगा वो सरकार क्या करेगी? उपलब्ध कराएगी एज ए सब्सिडी। जब क्या करता है जो निर्माता है वो क्या करे, राजस्थान में उसको उस मूवी का निर्माण करे। साथ ही हम बात करें कि इसमें जो सरकारी होटल है जैसे आरटीडीसी है, उनमें 50% की छूट भी राज्य सरकार देगी। कितनी छूट? 50% की। किसमें? कि जो होटल है राजकीय, वहां पर 50% की छूट दी जाएगी। ये बात किसमें की गई है? तो ये की गई है राजस्थान पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2023 में ये बात की गई है। राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? 2 करोड़ रुपए तक का सब्सिडी का प्रावधान किया गया है और इसमें 15% जो कम होगा वो दिया जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 25 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री ने किन 2 स्टेशनों के बीच चलने वाली राजस्थान की तीसरी वंदे भारत ट्रेन को आभासी तौर पर हरी झंडी दिखाई थी। आभासी तौर पर मतलब इलेक्ट्रॉनिक रूप से हरी झंडी दिखाई थी। तो देखो इसमें राइट ऑप्शन हो जाता है आपके ऑप्शन नंबर ए, जोधपुर से उदयपुर। कौन सा? जोधपुर से उदयपुर है वो इसमें राइट ऑप्शन हो जाता है। कब दिखाई थी? तो 25 सितंबर 2023
23 को, ये आपको याद रखना है। जोधपुर से, सॉरी उदयपुर, जयपुर से, राइट ऑप्शन कौन सा होगा, जयपुर से उदयपुर। और अभी जो चौथी चलाई जा रही है वंदे भारत ट्रेन की घोषणा कर दी है, अभी चालू नहीं हुई है, वो कहां से होगी, तो वो होगी जयपुर से चंडीगढ़। तो ये भी आपको याद रखना है, हो सके नेक्स्ट एग्जाम में आपसे ये पूछे जाए कि जो चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस है वो कहां से कहां तक चलाई जाएगी, तो वो चलाई जाएगी आपके जयपुर से लेकर चंडीगढ़ की। जबकि बात करूं मैं तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलाई गई थी, तो ये चलाई गई थी आपके जयपुर से उदयपुर। ये चीजें आपको याद रखनी है, ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर देखो आगे बात करें अपन, आगे लिखा राजस्थान के छठे राज्य वित्त आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन नहीं है या सही कथन नहीं है। तो देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, हमसे पूछा क्या है कि सही कथन नहीं है, तो हमें कौन सा ढूंढना है कि इसमें से गलत क्या है। पहले लिखा हुआ है कि आयोग के अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह थे, तो ये बिल्कुल सही बात है, हमें पता ही है कि जो छठा वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष थे प्रद्युम्न सिंह। फिर लिखा हुआ है कि अशोक लाहोटी आयोग के सदस्य थे, तो ये भी बिल्कुल सही है, अशोक लाहोटी वो सदस्य थे। फिर देखो क्या लिखा हुआ है कि आयोग का गठन दिसंबर 2020 में संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत किया गया था। तो यहां पर देखो ये गलत हो जाता है। ये गलत क्यों हो जाता है, क्योंकि हम बात करें कि आयोग का गठन कब किया गया था, तो आयोग का गठन कब किया गया था, तो वो किया गया था आपके 21 अप्रैल 2021 को। तो ये याद रखना है, 12 अप्रैल 2021 को ये किया गया था। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, दिसंबर 2020, जो कि क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि बात करें कि छठे वित्त आयोग का गठन कब किया गया था, तो छठे वित्त आयोग का गठन किया गया था 12 अप्रैल 2021 को। और बात करें कि किसके तहत किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है, 243वां जो अनुच्छेद है उसके तहत किया गया था। फिर देखो आगे क्या लिखा हुआ है कि अंतिम रिपोर्ट सितंबर 2023 में राजस्थान के राज्यपाल को प्रस्तुत की गई थी, तो ये भी कथन है वो बिल्कुल सत्य है। अब देखो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, तो राइट ऑप्शन हो जाता है आपके ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहां पर क्या गलती हो गई है, क्योंकि यहां पर दिसंबर 2020 नहीं आकर क्या आएगा, 12 अप्रैल 2021। ये चीजें बिल्कुल समझ में आ गई होगी। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन, लिखा हुआ है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 में किस प्रख्यात कवि आलोचक को महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार दिया गया था। इंपोर्टेंट है, वापिस हो सकता है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन पूछा गया है तो ऐसा हो सकता है वापिस आपसे पूछा जा सके, तो आपको चीजों को अच्छे से याद रखना है। पहली बात तो है कि जो महाकवि कन्हैयालाल सेठिया, महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार की बात करें तो ये किन्हें प्रदान किया गया है, तो ये प्रदान किया गया है के सच्चिदानंद को। इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। और वापस देखो असिस्टेंट प्रोफेसर पूछा गया, तो हो सके आपके वापस भी जो आगे आने वाले एग्जाम है उसमें से क्वेश्चन ये पूछा जाए, तो आपको अच्छे से याद कर लेना है कि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो वो प्रदान किया गया है आपके के सच्चिदानंद को। अब बात की जाए कि कब से कब तक, मतलब कब इसका आयोजन किया गया जो आपके लिटरेचर फेस्टिवल का, तो ये किया गया आपके 19 से लेकर 23 जनवरी 2023 से, 19 से लेकर 23 जनवरी 2023 तक इसका जो लिटरेचर फेस्टिवल है उसका आयोजन किया गया था। और ये इसका कौन सा संस्करण था, तो ये इसका 16वां संस्करण था। ये भी पूछा जा सकता है कौन सा संस्करण था, तो ये इसका 16वां संस्करण था। और इसका आयोजन कहां किया गया, तो इसका आयोजन किया गया आपके आमेर, जयपुर में। ये चीजें आपको याद रखनी है, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा कि जयपुर जो लिटरेचर फेस्टिवल हुआ था उसमें कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो के सच्चिदानंद सिन्हा को। कब से कब तक आयोजन किया गया था, 19 से लेकर 23 जनवरी में 2023 को इसका आयोजन किया गया था। ये कौन सा संस्करण है, तो ये इसका 16वां संस्करण है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। फिर देखो आगे बात करें, आगे लिखा हुआ हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी ने वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की है। इस पुरस्कारों में मीरा पुरस्कार किसे दिया गया है। ऑप्शन ए लिखा हुआ है हरीश बी शर्मा, रास बिहारी गौड़, रोचिका अरुण शर्मा और रत्न कुमार सांभरिया या अनुत्तरित प्रश्न, क्योंकि आपको पता है कि आपको ऑप्शन में एक ऑप्शन ये भी आता है आपके अनुत्तरित प्रश्न। अब देखो इसमें राइट ऑप्शन की बात करूं, इसमें राइट ऑप्शन है कि जो मीरा पुरस्कार है वो प्रदान किया गया है आपके रत्न कुमार सांभरिया को। इंपोर्टेंट है, याद रखना है, एग्जाम में पूछा हुआ है, तो हो सकता है वापिस ही एग्जाम में पूछा जा सके। हम बात करें रत्न कुमार सांभरिया की, तो इसका संबंध कहां से है, तो इनका संबंध है आपके जयपुर से। और इनकी कृति कौन सी थी, तो इनकी कृति का नाम था सांप। क्या नाम था, कृति का नाम सांप था। तो हो सकता है एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि मीरा पुरस्कार से सम्मानित रत्न कुमार सांभरिया की कृति का नाम क्या है, तो इनका नाम क्या है, कृति का नाम
सांप है। और इसका आयोजन कब किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था आपके 26 सितंबर 2023 को ये अवार्ड है वो दिए गए थे। किसके द्वारा? तो राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं। तो ये जितनी चीजें आपको याद रखनी है कि मीरा को पुरस्कार किन्हें दिया गया? तो रत्न कुमार सांबरिया को। इनका संबंध कहां से है? तो जयपुर से है। कृति कौन सी है? तो सांप नाम की इनकी कृति है। फिर देखो आगे बात करें, आगे क्वेश्चन आया था कि हाल ही में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने राजस्थान की कशीदाकारी शिल्प को भौगोलिक संकेत मतलब जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रदान किया गया है। यह शिल्प किस स्थान का प्रसिद्ध है? तो देखो 5 जो चीजें हैं उनको क्या दिया गया था? जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रदान किया गया था। इसमें सबसे पहले मैं बात करूं कि आपकी एक तो कशीदाकारी और जो उस्ता कला है उसके लिए बीकानेर को क्या दिया गया था? जीआई टैग प्रदान किया गया था। किसके लिए? कशीदाकारी और उस्ता कला के लिए। तो देखो यहां पर हम बात करें तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ और की बात करें तो देखो जोधपुर की जो बंधेज है उसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया था। तो देखो कशीदाकारी और मैं बात करूं उस्ता कला तो इसके लिए तो बीकानेर को और जोधपुर को किसके लिए? बंधेज के लिए दिया गया था। साथ ही बात करें हम कि जो कोफ्तागिरी है उसके लिए उदयपुर को जीआई टैग प्रदान किया गया था। और इसके साथ ही जो नाथ द्वारा की जो पिछवाई पेंटिंग है, नाथ द्वारा की पिछवाई जो पेंटिंग है उन्हें जीआई टैग प्रदान किया गया था। टोटल कितनी हो गई? 5 हो गई। कशीदाकारी, उस्ता कला, जोधपुर की बंधेज और कोफ्तागिरी जो उदयपुर में इसमें मेटल वर्क होता है उसके लिए, और जो नाथ द्वारा की जो पिछवाई पेंटिंग है उनको जीआई टैग प्रदान किया गया था। उनमें से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कशीदाकारी शिल्प है वो कहां के लिए प्रसिद्ध है? तो वो कहां की प्रसिद्ध है? आपके बीकानेर। इसमें राइट ऑप्शन हो जाता है। फिर देखो आगे बात करें अपन, आगे लिखा हुआ है कि राज्य में पुराने और बड़े पेड़ों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड ने कौन सी फोटोग्राफी प्रतियोगिता शुरू की है? अब देखो ये क्वेश्चन आपसे असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था। ऑप्शन क्या लिखा हुआ? राजस्थान राज्य महावृक्ष प्रतियोगिता, राजस्थान राज्य विराट वृक्ष प्रतियोगिता, राजस्थान राज्य वृक्ष मित्र प्रतियोगिता या राजस्थान राज्य कायाकल्प प्रतियोगिता। देखो इसमें हम राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन हो जाता है आपके ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान राज्य महावृक्ष प्रतियोगिता। अब देखो इस प्रतियोगिता के माध्यम से क्या किया गया था? जैसे इस प्रतियोगिता में क्या करना था? आपको जो सबसे बड़ा पेड़ है उसके साथ फोटो क्लिक करके अपलोड करनी थी। और सरकार का क्या उद्देश्य था? सरकार का उद्देश्य था कि जिससे पता चले कि जो ज्यादा उम्र दराज है, जो बड़े पेड़ हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें टोटल 135 जो प्रजातियां हैं, 135 प्रजातियों को इसमें शामिल किया गया था, जिसमें सारे जो नीम, बबूल है, आपके आम है, ये सारे जो पेड़ है उसमें शामिल किए गए थे। टोटल 135 इसमें प्रजातियां थी। 135 नहीं सॉरी 113 प्रजातियां थी इसमें। कितनी? 113 प्रजातियां इसमें क्या थी? शामिल थी। तो आपको याद रखना है कितनी प्रजातियां? 113 प्रजातियां इसमें शामिल थी। और ये प्रतियोगिता का नाम क्या है? तो इसका नाम था राजस्थान राज्य महावृक्ष प्रतियोगिता। और इसमें जीतने वाले को कितना? तो 1500 रुपए का इनाम दिया जाता है। कितना? 1500 रुपए का पुरस्कार इसमें दिया जाता है, जो ये बताता है कि सबसे बड़ा, तो इसमें हम बात करें तो इसमें अलग अलग है कि राज्य स्तर पर सबसे बड़ा मतलब जिसने जीता है, जो सबसे बड़ी उन्होंने फोटो अपलोड की है, फिर जिला स्तर पर है, फिर आपके पंचायत स्तर पर है। ये 3 स्तर पर इसको आयोजित किया गया था। तो ये चीजें याद रखनी है, एग्जाम में वापिस हो सकता है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सके। फिर देखो आगे बात करें अपन, आगे लिखा है कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 को मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने किस वर्ष तक 2000 केटीपीए, इसको क्या बोला जाता है? 2000 केटीपीए, किलो टन पर एनम, मतलब पर साल, एनम मतलब एक साल में ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। तो देखो जब ये लॉन्च हुई थी तब मैंने आपको अलग से एक वीडियो बनाई थी, राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 संपूर्ण जानकारी, जिसमें मैंने आपको सारी डिटेल बताई थी। इसमें हाइड्रोजन नीति जो हमारे आई थी उसके बारे में मैंने सारी चीजें आपको डिटेल से इसमें डिस्कशन कर दी है। यदि आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आपको क्या करना है? इस वीडियो को देखना है। अभी देखो हम क्वेश्चन के बारे में बढ़े तो इससे पूछा है कि जो लक्ष्य है वो कितने साल के लिए रखा गया है। तो देखो ये लक्ष्य रखा है 2030 तक, मतलब सरकार को क्या करना है? 2030 तक। राज्य सरकार की बात की जा रही है, राज्य सरकार को क्या करना है कि लक्ष्य है कि 2030 तक वो क्या करें कि 2000 केटीपीए ऊर्जा का क्या करें? उत्पादन करें। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी, 2030। अब बात करें कि इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत की बात करें हम तो ये शुरुआत की गई थी 16 सितंबर
2023 को, मतलब ये जो नीति है वो कब आई थी, ये नीति आई थी आपके 16 सितंबर 2023 को, 16 सितंबर 2023 को ये नीति आई थी। तो ये भी याद रखना है कब, 16 सितंबर 2023 को। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि राज्य सरकार का तो हमने पढ़ लिया कि राज्य सरकार है उसका कितना लक्ष्य है, तो उसका लक्ष्य है 2000 केटीपीए। लेकिन मैं बात करूं कि केंद्र सरकार का लक्ष्य कितना है, तो ये आपको याद रखना है, केंद्र सरकार का लक्ष्य है 5 MMPTA, 5 MMPTA, मतलब कि 5 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम, TPA कितना हो गया, 5 मिलियन मैट्रिक टन। देखो यहां तो क्या है 2000 किलो टन पर एनम है, यहां पर है 5 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम, मतलब एक साल में कितना, तो 5 मिलियन टन उत्पादन किसका करना है, ऊर्जा का उत्पादन करना है। ये आपकी जो हरित हाइड्रोजन नीति है उसके तहत इसको बताया गया है, हरित हाइड्रोजन नीति। और इसमें आपको क्या याद रखना है कि ये केंद्र सरकार का है, ये किसका है मैं बता रहा हूं, ये है केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार ने ये लक्ष्य रखा है। और ये भी लक्ष्य कब तक रखा है, तो ये भी लक्ष्य है आपके 2030 तक, मतलब टाइमिंग दोनों की सेम है। राज्य सरकार यही कहता है कि हमें ये जो अचीवमेंट है वो कब तक प्राप्त करनी है, तो 2030 तक। और राज्य सरकार, केंद्र सरकार भी क्या कहती है कि हमें ये अचीवमेंट कब तक प्राप्त करनी है, तो हमें भी प्राप्त करनी है 2030 तक। लेकिन आंकड़ा दोनों को अलग अलग है, ये तो क्या कहती है कि 2000 केटीपीए करनी है, जबकि केंद्र सरकार क्या कहता है कि हमें 5 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम क्या करना है, उत्पादन करना है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रहनी चाहिए। राज्य सरकार में तो 2000 और केंद्र सरकार की बात करें तो 5 MMPTA, तो ये चीजें आपको याद हो गई होगी। पुलिस की 4 महिला पुलिस अधिकारी हाल ही में चीन में आयोजित एशियन खेलों में महिला कबड्डी में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थी। निम्न में से कौन उनमें से एक नहीं है, तो हमें यह बताना है कि इनमें से कौन शामिल नहीं थी उसमें। तो देखो यहां पर हम बात करें तो सबसे पहले देखो साक्षी कुमारी है वो इसमें शामिल थी, साक्षी कुमारी इसमें शामिल थी। मुस्कान मलिक है वो इसमें शामिल, वो भी शामिल थी मुस्कान मलिक। स्नेहल राठौड़ है ये शामिल नहीं थी, और निधि शर्मा है वो शामिल थी। तो देखो हमें 4 बताना था, मतलब 4 गए थे, तो इनमें से हम बात करें तो एक और कौन है उसकी बात करें तो वो है आपके सुषमा शर्मा, सुषमा शर्मा। तो ये जो 4 जो महिलाएं हैं वो गई थी, एक तो साक्षी कुमारी, स्नेहल राठौड़, स्नेहल राठौड़ नहीं थी, तो मुस्कान मलिक, स्नेहल राठौड़ थी, वो इसमें राइट ऑप्शन हो जाता है, और निधि शर्मा और आपके सुषमा शर्मा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछा जाए। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, लिखा राजस्थान संस्कृत अकादमी ने डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा को किस ग्रंथ के लिए अखिल भारतीय महाग पुरस्कार प्रदान किया है। इंपोर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में वापस पूछा जाए आपको कि सबसे पहली बात तो कि पुरस्कार कौन सा है, तो वो है आपके अखिल भारतीय माघ पुरस्कार। किन्हें प्रदान किया गया, तो प्रमोद कुमार शर्मा को प्रदान किया गया। और किसके लिए, तो वो प्रदान किया गया था, इनकी जो कृति है उसका नाम है गोपांगना वैभवम। क्या नाम है, नाम आपको अच्छे से याद करना है, नाम क्या है, नाम है आपकी गोपांगना वैभवम। और ये संस्कृत के, ये संस्कृत की कृति है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है कि भारतीय माघ पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया, तो ये प्रदान किया गया डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा को। इनकी कृति का नाम क्या है, तो इनकी कृति का नाम है गोपांगना वैभवम, और ये संस्कृत के विद्वान है। और इनका संबंध बात करें तो इनका संबंध है जयपुर से। ये कहां के हैं, तो ये जयपुर के हैं। फिर देखो आगे बात करें अपन, आगे लिखा राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार किसे दिया गया है। इंपोर्टेंट है, एग्जाम में वापस आपसे पूछा जा सकता है कि जो सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार है वो किन्हें प्रदान किया गया है। तो देखो ऑप्शन दिया हुआ है लालचंद तिवारी, डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव, गणेशी लाल व्यास, मूलचंद लोढ़ा या अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो इसमें राइट ऑप्शन की बात करूं तो राइट ऑप्शन होगा इसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को यह प्रदान किया गया है। इनकी कृति का नाम है वो इंपोर्टेंट है, वो है आपके कुदरत सुं कुचमात। क्या नाम है, कुदरत सुं कुचमात।
मतलब जो कुदरत है उससे क्या करना, छेड़छाड़ करना। मारवाड़ी में आपने बोलते हैं कुदरत से कुछ मात। कोई लड़का है, मान लो बच्चा है, वो इधर उधर शैतानियां कर रहा है तो अपन कहते नहीं भाई क्यों कुछ मात करे भाई तुम। तो ये चीजें हैं। और इसका नाम क्या है इसकी कृति का, तो इनका नाम है कुदरत सु कुछ मात, मतलब कुदरत है उससे छेड़छाड़ी करना इसका नाम है। इनका संबंध कहां से है, तो ये इनका संबंध है बीकानेर से। कहां से है, बीकानेर से इनका संबंध है। याद रखना है सूर्यमल मिशन पुरस्कार 2023-24 का किसे प्रदान किया गया है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को प्रदान किया गया है। इनकी कृति का नाम क्या है, तो इनकी कृति का नाम है कुदरत सु कुचमात। और इनका संबंध कहां से है, ये है आपके बीकानेर के। फिर देखो नेक्स्ट देखे हैं, नेक्स्ट है कि अवनी लेखा ने मई 2023 में कोरिया के चांगवॉन में इंटरनेशनल शूटिंग रेंज में विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप में कौन सा पदक जीता था। तो देखो इसमें जो हम बात करें अवनी लेखरा की, तो उन्होंने 2023 की जो कोरिया में चांगवॉन इंटरनेशनल शूटिंग रेंज थी उसमें इन्होंने रजत पदक जीता था। कौन सा पदक जीता, रजत पदक जीता था। फिर देखो आगे बात करें अपन, आगे है कि तीसरी नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप कहां आयोजित की गई थी। इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपसे वापस पूछा जाए कि जो तीसरी नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप थी इसका आयोजन राजस्थान में कहां किया गया था। तो देखो इसका आयोजन किया गया था आपके उदयपुर में। जो नारायण सेवा समिति है, नारायण सेवा समिति है, उसके तत्वाधान में इसका आयोजन किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है किसके तत्वाधान में, तो नारायण सेवा संस्थि में। कहां किया गया था, तो उदयपुर में किया गया था। कब से कब तक, तो 28 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक। कब से कब तक, तो 28 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया गया था। फिर देखो आगे बात करें, आगे लिखा हाल ही में रियाद में आयोजित पहले अंतरराष्ट्रीय सऊदी घुड़सवारी फेडरेशन कप में किस खिलाड़ी ने 3 पदक जीते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की घुड़सवार एथलीट है ये, इनका नाम है दिव्यकृति सिंह। इंपॉर्टेंट है, अब और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि आपको पता होगा कि इसे अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इससे तो इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथ ही मैं बात करूं तो ये पहली महिला बन गई है, पहली महिला घुड़सवार है जिन्हें कौन सा अवार्ड मिला है, तो वो अर्जुन अवार्ड इन्हें प्रदान किया गया है। साथ ही आपको याद होगा कि जो अपना विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें राजस्थान जो इलेक्शन कमीशन है इसने इन्हें इलेक्शन आइकन नियुक्त किया गया था। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है कि इन्हें क्या नियुक्त किया गया था, तो इलेक्शन आइकन भी इन्हें नियुक्त किया गया था। जिससे क्या हो कि जो वोट है, जो लोग है वो ज्यादा से ज्यादा वोट दे, इसके लिए इन्हें इलेक्शन आइकन नियुक्त किया गया था। तो ये 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि एक तो क्या, तो इन्होंने आपके जो रियाद में आयोजित हुआ था अंतरराष्ट्रीय सऊदी अरब घुड़सवारी फेडरेशन कप के में इन्होंने 3 पदक जीते थे। दूसरी बात क्या जाती है, इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये पहली महिला घुड़सवार है जिन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथ ही इन्हें इलेक्शन आइकन नियुक्त किया गया था, इलेक्शन आइकॉन इन्हें नियुक्त किया गया था राजस्थान इलेक्शन कमीशन द्वारा। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। फिर देखो आगे बात करें, आगे के राजस्थान की मनीनी कौशिक ने शिफ्ट सामरा और आशी चौकसी के साथ हाउजांग एशियन खेल 2023 में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट में रजत पदक जीता है। इस पदक को जीतने के लिए उनका संयुक्त योग्यता स्कोर क्या था, मतलब टोटल जो स्कोर बना था संयुक्त रूप से 3 में वो कितना बना था, ये आपसे पूछा गया है। तो वो था आपके राइट ऑप्शन की मैं बात करूं तो राइट ऑप्शन हो जाता है इसमें ऑप्शन नंबर बी। कितना, 1764 है। कितना था, तो 1764 था। और इन्होंने कौन सा पदक जीता, तो इन्होंने रजत पदक जीता था। कौन सा पदक, रजत पदक जीता था। वही मैं बात करूं कि इसमें गोल्ड मेडल किसने जीता था, तो चीन ने क्या जीता था, इसमें गोल्ड मेडल जीता था। गोल्ड किसने जीता, तो चीन ने इसमें गोल्ड पदक जीता था। और कितने, तो 1773 अंकों के साथ, 1773 पॉइंट के साथ चीन ने ये पदक जीता था। फिर देखो आगे बात करें अपन, आगे राजस्थान के किन 2 जिलों में पहली बार जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। तो देखो इसमें राइट ऑप्शन की बात करें तो इसमें ऑप्शन लिखा हुआ है जयपुर और जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर, जोधपुर और कोटा और अजमेर। तो देखो इसमें राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। जयपुर और जोधपुर जिलों में क्या किया गया था, गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। फिर देखो आगे बात करें, अब देखो हमारे
यहाँ तक जो 20 क्वेश्चन थे जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे गए थे वो अब कंप्लीट हो जाते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है जो आपकी वीकली करंट अफेयर है उसकी क्लास हम अब शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में हमने देखा था। अब हम पढ़ रहे हैं आपके वीकली करंट अफेयर की क्लास शुरू हो रही है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक पंजीकृत निवेशकों वाले राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है। तो देखो सबसे पहले हम बात करें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, तो ये किसके अंडर काम करता है, तो ये काम करता है आपकी सेबी के अंदर, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके अधीन ये काम करता है। इसके अधीन कौन कौन काम करता है, एक तो आपके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक आपके एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों किसके अंडर काम करते हैं, तो ये काम करते हैं आपके सेबी के अंडर, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर ये काम करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। तो ये भी चीज आपको याद होनी चाहिए कि ये एशिया का सबसे पुराना है। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी आपके 1875 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है आपके मुंबई में, जो मुंबई में जो दलाल स्ट्रीट है वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। वही हम बात करें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1992 में और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर भी है मुंबई में। अब हमें पता लगाना है, ये आपसे पूछा गया है कि सर्वाधिक पंजीकृत निवेशकों वाले राज्यों की सूची में शीर्ष स्थान क्या है। तो हाल ही में जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इसने सूची जारी की है कि किस राज्य में सबसे ज्यादा निवेशक है। उसमें मैं बात करूं कि टॉप पर कौन है, तो टॉप पर है आपके महाराष्ट्र। कौन है टॉप पर, तो महाराष्ट्र है, उसने टॉप कर लिया है। दूसरे स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर है यूपी। देखो महाराष्ट्र टॉप पर है। दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरे स्थान पर आपके उत्तर प्रदेश। और तीसरे स्थान पर कौन है, तो गुजरात है, वो क्या है, तीसरे स्थान पर है। तो इन तीनों का क्रम याद रखना है। टॉप पर कौन है, निवेशक सबसे ज्यादा कहां है, तो वो है आपके महाराष्ट्र में। उसके बाद में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा निवेशक है और उसके बाद में नंबर आता है आपके गुजरात का। वही मैं बात करूं कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कितने हैं, तो महाराष्ट्र में है आपके 1.49 करोड़। कितने, यहां लिख देता हूं 1.49 करोड़ निवेशक हुए हैं। कब की बात की जा रही है, तो ये बात की जा रही है 2023 की। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। वही बात करें कि टोटल कितना है, टोटल निवेशक कितने हैं भारत में, तो वो है 8.54 करोड़। तो ये भी आपको याद रखना है, कितने 8.54 करोड़ है टोटल भारत की बात करूं। वही बात की जाए कि महाराष्ट्र में जो सबसे ज्यादा है वो कितने हैं, तो वो है 1.49 करोड़ निवेशक है। शीर्ष स्थान पर महाराष्ट्र आया है, सेकंड पर उत्तर प्रदेश और थर्ड पर कौन है, गुजरात। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस केंद्रीय मंत्री ने नेशनल ट्रांजिस्टर पास सिस्टम वन नेशन वन पास लॉन्च किया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जा सके। तो यहाँ पर आप इसको स्टार लगा लेना। फिर देखो हमने पूछा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये लॉन्च किसने किया है, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, गजेंद्र सिंह शेखावत या भूपेंद्र यादव। तो देखो इसमें राइट ऑप्शन हो जाता है आपके भूपेंद्र यादव, क्योंकि ये कौन है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री है, आपको पता ही है पर्यावरण मंत्री है। इन्होंने इसको जो वन नेशन वन पास है इसको लॉन्च किया है। अब देखो ये है क्या, तो देखो इसको बोला जाता है राष्ट्रीय अभिवहन पास प्रणाली। इसमें क्या होगा, जो बांस है, जो लकड़ी की चीजें हैं, जैसे बांस हो गया, कोई वन में की जो उपज है, उनको अंतर राज्य मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने पर बहुत सारा कठिनाई होती है, परमिट लेना पड़ता है, पास लेने पड़ते हैं। इसके लिए सरकार ने क्या किया है, एक वन नेशन वन पास लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, एप्लीकेशन भी होगा, एक पोर्टल भी होगा और ये सारी चीजें मिलकर क्या करेंगे, उसमें किसी को भी मान लो रजिस्ट्रेशन करवाया, मान लो लकड़ी लेके जा रहे हैं, कोई ट्रक है उसमें बांस ले जाई जा रही है, तो वहां पर क्या होगा, रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, वही जो टैक्सेस है वो दे देंगे, वहां पर उनको मान लो किसी प्रकार का रेवेन्यू जमा करवाना है तो वो जमा करवा लेंगे और उनको तुरंत मोबाइल पे ही क्या मिल जाएगा, पास मिल जाएगा। इसके लिए शुरू किया जा रहा है वन नेशन वन पास। किसके लिए है, जो वन उपज है, जैसे आपके बांस हो गया, कोई लकड़ी हो गई, उसके लिए एक स्थान से दूसरे स्थान, अंतर राज्य, एक राज्य से दूसरे राज्य तक ले जाने के लिए सुविधा हो, इसके लिए चीजें की गई है। और इसमें एक वेब पोर्टल भी है और एक इसमें क्या है एप्लीकेशन भी बनाया गया है और इसमें क्या किया जाएगा, आपको तुरंत प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। तो यहां तक की चीजें समझ में आ गई होगी। राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, भूपेंद्र यादव। किसके लिए है, तो जो वन उपज है, उपज और जो बांस है, कोई लकड़ी है, तो उसके लिए मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो प्रमाण पत्र आवश्यकता होते हैं उसके लिए इसको बनाया गया है। फिर देखो आगे बात करें,
आगे लिखा है किस देश का ड्रिलिंग जहाज मैगेंजियांग पृथ्वी के मेटल की जांच करेगा। देखो पहले तो जहाज का नाम याद रखना है, क्या नाम है? मैगेंजियांग। कहाँ का है मैगेंजियांग? ये है आपके चीन का। कहाँ का जहाज है? चीन का जहाज है। तो देखो राइट ऑप्शन तो पहले ही हमें पता लग गया, राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी, चीन का ये जहाज है। अब देखो ये जहाज करने क्या वाला है, तो ये जो जहाज दिख रहा है आपको, ये क्या करेगा? ड्रिलिंग करेगा। ड्रिल मतलब छेद करेगा। अपन ड्रिल मशीन होती है वो क्या करती है? छेद करती है। वैसे ये जहाज क्या करेगा? पृथ्वी के अंदर छेद करेगा। छेद कितना करने वाला है? तो ये देखो जो पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली जो परत होती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। उसके नीचे जो मेटल है वहां तक ये क्या करने वाला है? छेद करने वाला है। तो ये भी याद रखना है। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि देखो, एक सेकेंड, कहां तक? तो लिखा पृथ्वी के मेंटल की जांच करने वाला है। वहां पर क्या करेगा? खोदेगा और इसकी जो मशीनरी है वो क्या करेगी? जांच करेगी। और ऐसा करने वाला चीन है, वो दुनिया का पहला देश बन गया है। इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी देश का ड्रिलिंग जहाज, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है आपके मैगजियांग नाम है। और ये क्या करेगा? पृथ्वी के जो मेंटल है वहां तक ड्रिलिंग करेगा और वहां पर जांच करने वाला है। इससे पहले ही मैं बात करूं तो चीन और एक चीज के लिए भी फर्स्ट था, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो था कि मिथेन से चलने वाला जो मिथेन है, बात करूं तो मिथेन ईंधन से जो चलने वाला रॉकेट है, वो सबसे पहले किसने तैयार किया था? वो भी तैयार किया था चीन ने। और ये भी जो न्यूज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको भी आपको याद रखना है कि जो मिथेन ईंधन वाला रॉकेट है वो किसने तैयार किया था? तो वो तैयार किया था चीन ने। इसका नाम था जूक्यू 2। ये भी नाम भी याद रख लेना। नाम क्या था? इसका नाम था जूक्यू 2, इसका नाम था। उस समय बहुत इंपॉर्टेंट था। हो सकता है एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जाए कि मिथेन ईंधन से चलने वाला जो रॉकेट है वो किसने बनाया है? तो वो बनाया है चीन ने। इसका नाम क्या है? जूक्यू 2 है। इसका सफल परीक्षण भी चीन ने कर लिया है। और जो न्यूज इसमें क्या है कि इस न्यूज में बताया गया है कि जो मेजंगयांग है, जो एक जहाज है चाइना का, वो क्या करने वाला है? पृथ्वी के नीचे मेंटल तक क्या करेगा? ड्रिलिंग करेगा और वहां पर ये खोज करने वाला है। फिर देखो आगे बात करें अपन, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नवीन सदस्य देश ने ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया है? तो देखो सबसे पहले अपन ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं? तो ब्रिक्स में आपके ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब देखो इसमें क्या हुआ, पहले अपन ब्रिक्स की बात करें तो इसका गठन हुआ था 2009 में, जून 2009 में इसका गठन हुआ था। उस समय इसका नाम था BRIC। मतलब इसमें साउथ अफ्रीका शामिल नहीं था, लेकिन 2010 में क्या किया गया? इसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल कर दिया गया और तब उसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया BRICS, ब्रिक्स। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका इसका नाम हो गया था। अब देखो हाल ही में इसमें क्या किया गया है? 6 जो नए मेंबर है वो जोड़े गए थे। तो इसमें 6 नए मेंबर जोड़े गए थे। कौन कौन से? तो इसमें जोड़ा गया था, देखो एक तो आपके अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात। इन 6 देशों को जोड़ना था। कब जोड़ना था? 1 जनवरी को। लेकिन उससे पहले ही अर्जेंटीना है, उसने क्या कह दिया? अर्जेंटीना ने कहा कि मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा। इसमें कारण क्या था कि इसके अभी नए जो सरकार आई है, इस सरकार में जो जेवियर माइली की जो सरकार आई है, उसने क्या कर दिया है? मना कर दिया है। किसकी सरकार है? तो जेवियर माइली है, उनकी सरकार आई है, उन्होंने मना कर दिया है कि हम है वो ब्रिक्स में शामिल नहीं होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट खबर बन जाती है कि हाल ही में ब्रिक्स में जो नवीन सदस्य हैं उसमें किस देश ने मना कर दिया है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कौन कौन से देश इसमें शामिल होने वाले हैं। नए देश कौन से हैं? पुराने तो मान लो सबको याद रहता है, तो नए कौन कौन से हैं तो ये भी आपको याद रखना है। जिसमें आपके हैं अर्जेंटीना, तो वो मना कर दिया है। तो देखो एक तो इजिप्ट मतलब मिस्र, और इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और जो यूनाइटेड अरब अमीरात है, ये इसमें शामिल होने वाले हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े अपन। लिखा हुआ हाल ही में राष्ट्रपति ने किसकी अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का गठन कर दिया है? तो देखो सबसे पहले तो जो वित्त आयोग है उसके बारे में हम बात करें, वित्त आयोग की बात करें तो देखो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 280 है उसमें किसका उल्लेख किया गया है? तो 280 में उल्लेख किया गया है आपके वित्त आयोग का। तो ये याद रखना है किसमें है? तो 280 में वित्त आयोग की बात की गई है। और 280(1) में क्या लिखा गया है कि जो वित्त आयोग है उसका कौन इसके मतलब इसके वित्त आयोग है उसका गठन कौन करेगा? तो वो राष्ट्रपति की सिफारिश से ही नियुक्ति की जाएगी। मतलब वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो कौन करेगा? तो वो करेगा आपके राष्ट्रपति।
तो ये किसमें लिखा गया है, ये लिखा गया है आपके 280(1) में। 280(1) में तो वित्त आयोग के बारे में लिखा गया है। 280(1) की बात करूं तो इसमें लिखा गया है कि जो वित्त आयोग के अध्यक्ष होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा, तो उनकी नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। दूसरी बात क्या है कि ये कितने साल के लिए रहेगा, तो ये रहेगा 5 वर्ष के लिए। फिर मैं बात करूं कि पहला जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष थे केसी नियोगी। कौन थे, केसी नियोगी थे आपके। फर्स्ट जो फाइनेंस कमीशन बना था उसके अध्यक्ष कौन थे, केसी नियोगी। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, 16वें की बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले बात करें हम जो 15वां वित्त आयोग था, हम बात करें 15वें वित्त आयोग के, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे आपके एनके सिंह। कौन थे, इसके अध्यक्ष थे। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो 15वां वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष थे आपके नंद किशोर सिंह, एनके सिंह, जो कि 2020 से लेकर 2025 तक कार्य करेगा। 2020 से लेकर 2025 तक। अब किसको बना दिया है, तो 16वां वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष किसको बना दिया है, उसे बना दिया गया है आपके अरविंद पनगड़िया जी को बना दिया गया है आपके 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। अब आपको याद क्या रखना है कि जो 16वें वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है, तो वो है अरविंद पनगड़िया। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। वित्त आयोग का संविधान में कहां उल्लेख है, तो 280 में 1 में बताया गया है कि जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। कितने साल के लिए होता है, तो 5 साल के लिए। फर्स्ट कौन थे, तो केसी नियोगी है, वो प्रथम जो वित्त आयोग थे उसके अध्यक्ष थे। साथ ही बात करें जो 15वां वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन थे, तो एनके सिंह है, वो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और इनका जो कार्यकाल है वो कहा है 2020 से लेकर 2025 तक। साथ ही हम बात करें कि इसमें सचिव किसको बनाया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो 16वां वित्त आयोग है इसके सचिव कौन है, तो वो सचिव की बात करें हम तो सचिव है आपके, यहां लिख देता हूं मैं, ऋत्विक रंजन पांडे। कौन है, ऋत्विक रंजन पांडे है, वो क्यों क्या होंगे, इसके सचिव होंगे। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो ऋत्विक रंजन पांडे हैं, ऋत्विक, इसको ऐसे लिखेंगे, ऋत्विक रंजन पांडे, ये क्या कौन होंगे, सचिव होने वाले हैं। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। फिर जब आगे बात करें, हाल ही में अयोध्या में नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है, इसका नाम क्या है, तो देखो नाम की बात करें तो ऑप्शन ए में लिखा हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, माता जानकी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, या गुरु वशिष्ठ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो देखो इसका हम राइट ऑप्शन की बात करें तो इसमें राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। इसका नाम क्या कर दिया गया है, महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और देखो यहाँ पर बात करें तो लिखा हुआ है कि कैबिनेट अप्रूव अयोध्या एयरपोर्ट एज इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड नेमिंग इट एज महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम। मतलब इसका सही नाम बात करें तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा वैसी महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम, इसका नाम होने वाला है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको इसको अच्छे से याद करना है। फिर देखो आगे बात करें, आगे लिखा हुआ है कि पनडुब्बी पर्यटन प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। अब देखो पनडुब्बी पर्यटन का मतलब क्या है कि समुद्र में जाकर चीजें दिखाना। पनडुब्बी होती है वो क्या करेगी, समुद्र में जाएगी और वहां पर जो द्वारका है, द्वारका धाम है, कहां पर, गुजरात में, वहां पर इसको चलाया गया है। तो पहली बात तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, राइट ऑप्शन हो गया है, सॉरी, राइट ऑप्शन हो गया इसमें ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। देखो लिखा हुआ है कि गुजरात इंट्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट सबमरीन टूरिज्म इन द्वारका। द्वारका में जो गुजरात है उसने पहला जो आपके सबमरीन टूरिज्म है उसको किया है। मतलब सबमरीन टूरिज्म मतलब क्या हो गया कि लोग रोमांच के लिए जाएंगे और नीचे जाकर देखेंगे। ये कहां पर शुरू किया गया है, तो गुजरात में शुरू किया गया है। ये देखो ऐसा दिखने वाला है, ये फोटो आपके यहाँ पर लगा दी गई है। साथ ही देखो आपको एक याद ये भी रखना है कि ये किसके साथ किया जा रहा है। एक तो जो गुजरात गवर्नमेंट है वो, और एक जो मजगांव डॉक यार्ड लिमिटेड है, एक तो गुजरात सरकार और एक आपके जो मजगांव डॉकयार्ड जो लिमिटेड है उसके संयुक्त तत्वाधान में ये इसमें कार्य किया जाएगा। कौन कौन, तो गुजरात गवर्नमेंट और जो मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड है वो संयुक्त रूप से कार्य करेगी। साथ ही आपको याद होगा, मैंने आपको पिछली क्लास में, उससे जो पहली क्लास थी हमारी, उसमें मैंने पढ़ाया था कि सरकार क्या कर रही है, केंद्र सरकार का जो पृथ्वी मंत्रालय है उसके अंतर्गत एक जो समुद्रयान है वो बनाया जा रहा है, उसे 2026 तक लॉन्च किया जाएगा। नाम क्या है, तो समुद्रयान, मिशन समुद्रयान है, और उसमें जो ले जाया जाएगा नीचे समुद्र में जाएगा, जो उसकी
उसका नाम क्या है? मत्स्य 6000। मतलब जो व्हीकल है जो कि समुद्र के अंदर जाएगा उसका नाम क्या है? मत्स्य 6000 है। और इस पूरे का नाम क्या है? तो समुद्रयान मिशन समुद्रयान इसका नाम है। इसे कब लॉन्च किया जाएगा? तो 2026 तक इसे लॉन्च किया जाएगा। किसके द्वारा? तो पृथ्वी मंत्रालय द्वारा इसको तैयार किया गया है। फिर देखो आगे बात करें, आगे है कि अर्धसैनिक बलों ने आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया है? तो देखो इसमें एक नया ऐप बनाया है, उसका नाम क्या है? सेंस। एक मिनट सॉरी। कौन सा ऐप विकसित किया है? इसका नाम है सेंस ऐप, इसका नाम है। इसमें क्या होगा, जो जितने भी जो अर्धसैनिक बल है उसको किसी प्रकार का संचार करना है, एक दूसरे से चीजें मान लो शेयर करनी है, सभी सबको करनी होती है। जैसे अपन व्हाट्सएप से कुछ चीजें शेयर करती हैं, डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं, वैसे ही अर्धसैनिक बलों को भी जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो एक दूसरे से शेयर करनी पड़ती है। तो वो क्या है कि किसके माध्यम से करेंगे? तो ये सेंस के माध्यम से करेंगे। एक नया एप्लीकेशन है, इसका नाम है सेंस। अब देखो इसका फायदा क्या है? सेंस एप्लीकेशन का फायदा ये है कि इससे यदि किसी प्रकार की मान लो कि कोई जरूरी फाइल्स है वो साझा की जाती है तो वो क्या होती है? एन्क्रिप्टेड होती है और उसे आसानी से हैक नहीं किया जा सकता। इसलिए अर्धसैनिक बल ने क्या किया है? अलग से एक एप्लीकेशन तैयार किया है जिससे ये क्या करेंगे? संचार और दस्तावेज है वो साझा करेंगे। तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है सेंस। फिर देखो आगे बात करें अपन, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो ने किस प्रक्षेपण यान से एक्सरे पॉलीमर मीटर सैटेलाइट, जिसका नाम क्या है? एक्सपोसेट। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पर मैं स्टार लगा देता हूं। नाम क्या है? एक्सपोसेट। अब देखो इसरो ने 1 जनवरी 2024 को, कब? तो 1 जनवरी न्यू ईयर के दिन मंडे को एक सैटेलाइट लॉन्च किया था। किससे? तो पीएसएलवी C58 से लॉन्च किया था। किससे लॉन्च किया था? पीएसएलवी C58 से। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आपके एक्सपोसेट, इसका नाम है। क्या नाम है इस सैटेलाइट का? तो इसका नाम है एक्सपोसेट। और इसकी फुल फॉर्म बात करें तो एक्सपोसेट की फुल फॉर्म क्या है? एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट का नाम हो गया आपके एक्सपोसेट। अब देखो ये क्या करेगा? एक्सपोसेट है वो क्या करेगा? इसे लॉन्च, पहली बात तो हमें ये पढ़ना है कि इसके लॉन्च कब किया गया था। तो 1 जनवरी को लॉन्च किया गया था। दूसरी बात, इसे किस व्हीकल से लॉन्च किया गया था? तो वो है आपके पीएसएलवी C58 से इसको लॉन्च किया गया था। अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये करेगा क्या? तो ये क्या करेगा? एक तो आपकी जो ब्लैक होल है, ब्लैक होल है उसकी क्या करेगा? रिसर्च करेगा, उसमें फोटोज क्लिक करेगा और जो इसमें एक्सरे लगा हुए हैं, जो एक्सरे मशीन लगी हुई है वो क्या करेगी? ये जांच करती रहेगी। साथ ही जो न्यूट्रॉन स्टार है उसकी भी ये जांच करने वाला है, उस पर स्टडी करने वाला है। किस पे? तो न्यूट्रॉन जो स्टार है उनकी भी ये क्या करने वाला है? रिसर्च करने वाला है। लॉन्च कब किया गया था? 1 जनवरी से। कहां से? तो जो सतीश अंतरिक्ष धवन केंद्र है श्रीहरिकोटा, वहां से इसको लॉन्च किया गया था। तो इंपोर्टेंट है, एग्जाम है, साल का पहला ये लॉन्च किया गया था। फिर देखो दूसरी बात देखें तो इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है आपके पीएसएलवी C57। इससे कुछ याद आ रहा है क्या आपको? पीएसएलवी C57 से आपको याद होगा कि 2 सितंबर को हमने आदित्य L1 लॉन्च किया था। आदित्य L1 लॉन्च किया था कब? तो 2 सितंबर को। और उसका जो लॉन्च व्हीकल था उसका नाम क्या था? लॉन्च व्हीकल का नाम था पीएसएलवी C57। तो देखो लॉन्च व्हीकल एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको अच्छे से याद रखना है। एक्सपोसेट की बात करूं तो इसका लॉन्च व्हीकल है पीएसएलवी C58। वही मैं बात करूं कि जो आपके आदित्य L1 था उसका लॉन्च व्हीकल कौन सा था? तो वो था पीएसएलवी C57। अब देखो साथ ही आपको ये भी चीज याद रखनी है कि जो आपको आदित्य L1 है वो हाल ही में जो लैग्रेंज पॉइंट 1 है वहां पर इसको स्थापित कर दिया गया है। कहां पर? जो लेग्रांज पॉइंट है, लेग्रांज पॉइंट 1 पर इसे सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है। लेग्रांज पॉइंट 1 क्या है? तो ये एक प्रकार का होलो ऑर्बिट है। होलो ऑर्बिट मतलब एक खाली जगह है जो पृथ्वी से कितना 15 लाख किलोमीटर दूर एक जगह है जहां पर क्या होता है? लेग्रांज पॉइंट मैंने कई बार आपको समझा दिया है कि लेग्रांज पॉइंट एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर पृथ्वी और सूर्य का जो आकर्षण बल है वो शून्य हो जाता है। ऐसे टोटल कितने बिंदु है? तो टोटल 5 ऐसे बिंदु है जहां पर पृथ्वी और जो सूर्य है उसका गुरुत्वाकर्षण बल है वो शून्य हो जाता है। तो इस 5 पॉइंट में से जो इसरो है उसने एक पॉइंट चुना था जिसका नाम था L1 पॉइंट। तो इस L1 पॉइंट पर एक होलो ऑर्बिट के रूप में स्थापित किया जाएगा आपके आदित्य L1 को। इसे कब लॉन्च किया गया था? 2 सितंबर को इसको लॉन्च किया गया था। और किससे? तो पीएसएलवी C57 से। और अभी क्या हुआ है,
कल की ही बात है कि इसने लैग्रांज पॉइंट जो 1 है वहां पर इसने ये स्थापित हो गया है। अब ये क्या करने वाला है, सूर्य की जांच करने वाला है, सूर्य का परीक्षण करने वाला है। तो यहां तक की चीजें आपको सारी समझ में आ गई होगी। फिर देखो आगे बात करें अपन, आगे है कि भारत और किस देश के मध्य 2 से 15 जनवरी 2024 को संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन किया गया था। तो देखो भारत और यूएई के मध्य क्या किया गया था, डेजर्ट जो साइक्लोन 2024 है ये युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था। तो किसके मध्य, भारत और यूएई के मध्य ये किया गया था। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। कहां पर किया गया था, तो थार डेजर्ट है राजस्थान में, वहां पर इसका आयोजन किया गया था। तो ये भी याद रखना है, कहां पर, तो राजस्थान में, क्योंकि डेजर्ट साइक्लोन लिखा हुआ है, डेजर्ट आपको पता ही है अपने यहाँ पर राजस्थान में है। तो राजस्थान जो थार डेजर्ट है वहां पर इसका आयोजन किया गया था। किस और किस देश के बीच में था, तो भारत और यूएई के बीच में इसका आयोजन किया जाता है। हर साल इसका आयोजन होता है। शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी सबसे पहले शुरुआत हुई थी 2008 में। कब शुरुआत हुई थी, 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी। उसके साथ में बात करें तो और कौन कौन से यूएई के साथ किए जाते हैं जो सैन्य अभ्यास, तो उसमें आपके एक तो आता है डेजर्ट फ्लैग और एक आपके जायद तलवार। कौन कौन से हैं, तो एक तो आपके डेजर्ट फ्लैग और एक तो आपके डेजर्ट फ्लैग हो गया और एक आ गया आपके जायद तलवार। ये दोनों युद्ध अभ्यास भी किसके साथ किए जाते हैं, तो ये किए जाते हैं आपके यूएई के साथ। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। फिर देखो आगे बात करें अपन, आगे लिखा है हाल ही में कौन सी प्लास्टिक अवशिष्ट को रासायनिक रूप से पुनःचक्रित कर आईएससीसी प्लस प्रमाणन प्राप्त करने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है। तो देखो जहां पर भी पहला नाम आ जाता है वो क्वेश्चन आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या पूछा है कि ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने आईएससीसी प्लस प्रमाणन प्राप्त कर लिया है, तो अडानी रिन्यूएबल एनर्जी, टाटा पावर या रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो देखो इसमें राइट ऑप्शन हो जाता है आपकी रिलायंस इंडस्ट्रीज है, वो इसमें राइट ऑप्शन हो जाता है। हम बात करें कि आईएससीसी है क्या, तो ये है आपके इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी कार्बन सर्टिफिकेशन, मतलब जो कार्बन है उसका उत्सर्जन कम हो उसके लिए एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसका नाम है आईएससीसी प्लस प्रमाण पत्र दिया जाता है। ये किस लिए दिया गया है, तो ये क्या करने वाली है, जो रिलायंस कंपनी है ये प्लास्टिक का जो अवशिष्ट है उसको क्या करेगी, रासायनिक रूप से उसका पुनःचक्रित करेगी। क्योंकि आपको पता ही है कि प्लास्टिक है उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। आपने मान लो प्लास्टिक है वो कितना ही साल से पुराना पड़ा हो वो खराब नहीं होगा, वो वैसे के वैसे एज इट इज रहने वाला है। तो अब क्या करेगी, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है उसको प्रमाण पत्र मिल चुका है, ये क्या करेगी, जो रासायनिक रूप से जो प्लास्टिक है उसको वापस यूज करने वाली है। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज। फिर देखो राइट आगे देखें अपन, आगे लिखा हुआ है कि हाल ही में एडिनबर्ग में आयोजित गर्ल्स अंडर 19 स्पर्धा में स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश 2023 किसने जीता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो देखो हम बात करें कि जो हाल ही में जो एडिनबर्ग में आयोजित हुई थी, एडिनबर्ग मतलब स्कॉटलैंड, एडिनबर्ग किसकी राजधानी है, तो ये राजधानी है आपके स्कॉटलैंड की। तो यहाँ पर एक आयोजन हुई थी गर्ल्स अंडर 19 स्पर्धा, स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप थी। ये किसकी थी, स्क्वैश की चैंपियनशिप थी। इसमें अनाहत सिंह है उसने अंडर 19 में जो कप है वो किसने जीता है, तो वो जीता है अनाहत सिंह ने। राइट ऑप्शन क्या है, अनाहत सिंह है, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। फिर देखो आगे बात करें अपन, आगे लिखा हुआ हाल ही में किसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो देखो सबसे पहले हम बात करें कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत की गई थी आपके 22 जनवरी 2015 को। कब, तो 22 जनवरी 2015 को। कहां से, तो इसकी शुरुआत की गई थी हरियाणा के पानीपत से इसकी शुरुआत की गई थी। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है वो कब शुरू की गई थी, तो ये शुरू की गई थी आपके 22 जनवरी 2015 को। कहां से, तो पानीपत हरियाणा से इसको स्टार्ट किया गया था। यहाँ नहीं दिख रहा होगा, यहाँ लिख देता हूँ, कहां तक, पानीपत हरियाणा से इसको शुरुआत की गई थी। फिर देखो अभी क्या किया गया है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर को नियुक्त किया गया है और इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वो है आपके पिंकी। पिंकी कहां की है, तो पिंकी है मिर्जापुर की। और मिर्जापुर को तो आप सब अच्छे से जानते हो, कालीन भैया का इलाका है मिर्जापुर।
और यहाँ की ये है आपकी पिंकी, इनको क्या बनाया गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो मिर्जापुर की, मिर्जापुर कहाँ पे है आपको पता ही है, यूपी में मिर्जापुर है, वहां की जो पिंकी है उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। फिर जब आगे बात करें, आगे लिखा है वियतनाम के लैमडोंग और भारत की किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के साथ पर्यटन समझौता किया है, मतलब वियतनाम का जो लैमडोंग शहर है और भारत की इस कौन सी जगह के राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है उसके बीच में जो समझौता किया गया है, किसको लेकर, पर्यटन को लेकर। तो देखो इसमें ऑप्शन दिया है आपके जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम। तो देखो इसमें राइट ऑप्शन होता है आपके लेह लद्दाख, इसके साथ किया गया है, लेह लद्दाख के साथ समझौता किया गया है। कौन कौन से शहर है, तो एक तो आपकी लैमडोंग है जो कि वियतनाम का है, और अपना यहाँ पर लेह लद्दाख है, उसके बीच में समझौता, पर्यटन समझौता किया गया है। पर्यटन समझौता का मतलब क्या होगा कि वहां पर भी जैसे यहाँ पर पर्यटन के लिए एक जगह से जो लोग जाएंगे वो वहां पर जाएंगे, और वहां वाले जो पर्यटन है पर्यटन के लिए कहां पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे, ये चीजें इसमें की जाती है। और ये दोनों जो स्थान है वो किससे संबंधित है, तो ये है आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। दोनों शहर किससे संबंधित है, तो ये दोनों ही जगह बौद्ध धर्म है उससे संबंधित है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसकी बात करें थीम की क्या है, तो इसकी थीम की बात करें तो थीम है इसके आपके लद्दाख, लद्दाख आवरण, ये क्या है इसकी थीम है, तो ये भी याद रखना है। इसकी थीम का नाम क्या है, तो इसकी थीम है लद्दाख आवरण। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन, आगे लिखा हुआ है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के उपयोग में शीर्ष स्थान पर कौन है। आईसीजेएस जो सिस्टम है जिसमें इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इसमें क्या होता है कि सारी जो एफआईआर है, जो क्रिमिनल है उसकी डिटेल है वो रहती है, और इसे उपयोग में शीर्ष स्थान पर कौन है, देखो इसे शीर्ष स्थान पर है आपके उत्तर प्रदेश। तो ये याद रखना है शीर्ष स्थान पर कौन है, तो आपके उत्तर प्रदेश है वो क्या है, इस पर शीर्ष स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर आता है आपके मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश है वो कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है। फिर देखो आगे देखें अपन, आगे लिखा हाल ही में किसको पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। तो देखो पावर ग्रिड की हम बात करें, इसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो रविंद्र कुमार जो त्यागी हैं उनको नियुक्त किया गया है आपके पावर ग्रिड के अध्यक्ष और आपके जो प्रबंधक है वो नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। साथ ही हम बात करें तो ये क्या है, एक महारत्न कंपनी है, महारत्न कंपनी है, टोटल जो 13 महारत्न कंपनी है उसमें से इसका भी नाम है, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर देखो आगे बात करें, आगे हम बात करें तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 1 जनवरी 2024 को किसने यूरोपियन निवेश बैंक के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। तो देखो इसका राइट ऑप्शन होता है नादिया कैल्विनो। जो नादिया कैल्विनो है ये पहली महिला है, पहली महिला है, कहां से संबंधित है, ये स्पेन की महिला है जो क्या कर रही है, पहली ऐसी महिला है जो यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष होगी। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जो नादिया कैल्विनी है, इनका नाम क्या है, नादिया कैल्विन नाम है, और ये यूरोपियन निवेश बैंक है इसके अध्यक्ष का पदभार संभालेगी, और ये ऐसे करने वाली पहली महिला है। इनका संबंध कहां से है, स्पेन से इसका संबंध है। साथ ही देखो हमें और क्या और क्या चीजें याद रखनी है कि हम बात करें कि जो यूरोपियन निवेश बैंक है उसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1958 में। और इसका हेडक्वार्टर की बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ब्रुसेल्स में इसका पहले हेडक्वार्टर था, अब कहाँ है, तो लग्जमबर्ग में इसका क्या है, अभी हेडक्वार्टर है। कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर की बात करूं तो अभी कहाँ हेडक्वार्टर है इसका, तो अभी है आपके लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग में अभी क्या है इसका हेडक्वार्टर है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। फिर देखो आगे बात करें, लिखा हुआ हाल ही में किस प्रतिष्ठित एमएस स्वामीनाथन, किसे किसे करना है, किसे प्रतिष्ठित एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखो हम बात करें कि जो हाल ही में जो एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार दिए गए हैं उसमें किन्हें प्रदान किया गया है, तो ये प्रदान किया गया है आपके प्रोफेसर बी आर कंबोज को। देखो ये है आपके प्रोफेसर बी आर कंबोज। फिर देखो आगे बात करें अपन, देखो क्या लिखा हुआ है कि 31 दिसंबर 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहां पर भारतीय राष्ट्रीय सहकारी महासंघ मुख्यालय की आधारशिला रखी गई है। तो देखो हाल ही में अमित शाह द्वारा, जो अपने केंद्रीय मंत्री हैं अमित शाह,
उन्होंने क्या किया है, जो एनसीडीएफआई है, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलता है इसको, एनसीडीएफआई, हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय डेयरी सहकारी डेयरी महासंघ बोलते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं इसको नेशनल कॉर्पोरेशन डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसका जो नया जो मुख्यालय है उसकी आधारशिला किसके द्वारा रखी गई है, तो वो रखी गई है आपके अमित शाह पर के द्वारा। कहाँ रखी गई है, तो वो रखी गई है आपके आनंद गुजरात में, आनंद गुजरात में रखी गई है। ये चीज आपको याद रखनी है। वही हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, जो एनसीडीएफआई है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो देखो 1970 में इसकी स्थापना की गई थी। कब, तो 1970 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, तो हेडक्वार्टर है इसका दिल्ली में। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। स्थापना कब हुई, तो 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, तो हेडक्वार्टर है इसका दिल्ली में। और अभी कहां पर आधारशिला रखी गई है इसके मुख्यालय की, तो इसकी रखी गई है आपके आनंद गुजरात में। तो ये चीजें याद रखनी है। वही हम बात करें दूध उत्पादन में, तो भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है दूध उत्पादन में। टोटल यदि हम दुनिया की बात करें तो यदि 100% उत्पादन होता है तो उसमें 24% उत्पादन कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। कितना प्रतिशत है, 24% कौन कर रहा है उत्पादन, भारत। और फर्स्ट पर कौन है, तो फर्स्ट पर है अपना इंडिया। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है। फिर देखो आगे देखें हम, आगे लिखा हुआ है पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है। अब देखो हम बात करें पीएम विश्वकर्मा योजना की, तो इसे शुरुआत कब किया गया था, तो इसकी शुरुआत की गई थी 17 सितंबर 2023 को। 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा पूजन के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई थी। और ये किसके लिए है, जो पारंपरिक शिल्पकार है, कारीगर है, उनको प्रोत्साहन देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। इसमें टोटल 18 जो व्यवसायी है उनको शामिल किया गया है। कितने व्यवसायी को, 18 जो व्यवसायी है उनको शामिल किया गया है, जिसमें आपकी जो लुहार, कुमार, सुनार हो गए, दर्जी हो गए, जो शिल्पीकार है, उन सबको इसमें शामिल किया गया है। तो इसमें क्या होगा, इन सबको क्या करेंगे, ये काम करते हैं, उसमें क्या होता है कि उतनी गुणवत्ता नहीं रहती, साथ ही ये क्या हो रहा है, ये काम हो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। इसके लिए क्या किया जा रहा है, इनके उत्थान के लिए और इनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो 18 ये पारंपरिक व्यवसाय है, जिनमें आपके बढ़ई, लोहार, सुनार, कुमार, मूर्तिकार, चर्मकार, धोबी, शिल्पकार, उन सबको इसमें शामिल किया गया है। अब देखो इसमें क्या किया जाएगा, कि जो विश्वकर्मा योजना है इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, एक तो आईडी दी जाएगी आपको, एक पहचान पत्र प्रदान किया जाएगा, एक प्रमाण पत्र और एक आईडी दी जाएगी। और साथ ही जो जितने भी जो इसमें रजिस्टर्ड जो श्रमिक होंगे, जो शिल्पकार होंगे, उनको क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। और उनको जो उन्नत औजार है, उन्नत जो उनके औजार है, उनको खरीदने के लिए उन्हें 15,000 रुपए की राशि दी जाएगी। कितने हजार रुपए की राशि दी जाएगी, तो 15,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। राशि कितनी दी जाएगी, तो 15,000 रुपए की राशि दी जाएगी। साथ ही हम बात करें कि इसका वित्त पोषण कौन करेगा, तो इसका 100% जो वित्त पोषण है वो किसके द्वारा किया जाएगा, वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। और टोटल खर्च कितना होगा, तो इसमें 13,000 करोड़ का खर्च होने वाला है। कितना, तो 13,000 करोड़ रुपए का खर्च होगा। और 15,000 रुपए की राशि दी जाएगी इन श्रमिकों के लिए उन्नत औजार खरीदने के लिए। क्योंकि आपको पता है जितने भी जो धोबी है, चर्मकार है, लुहार है, कुम्हार है, जो पेंटर है, इन सबके लिए क्या होना, उनके लिए औजार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उनके लिए अच्छा औजार होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए सरकार क्या करने वाली है, 15,000 रुपए देगी उनको औजार खरीदने के लिए। और ये शुरू करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन हो गया है, तो वो है आपके जम्मू कश्मीर। तो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना कि जो पीएम विश्वकर्मा योजना है उसको लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है, तो वो बन गया है आपके जम्मू और कश्मीर। और किसके द्वारा, तो एमएसएमई मंत्रालय द्वारा इसे जारी किया गया है, इसे लागू किया गया है। और 13,000 रुपए टोटल कॉस्ट आने वाली है। 100% किसके द्वारा वित्त पोषित है, तो केंद्र सरकार द्वारा ये वित्त पोषित है। फिर देखो आगे बात करें, आगे लिखा हुआ है कि भारत सरकार से प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव पात्रता हासिल, मतलब पीएलआई की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, पीएलआई की बात की जा रही है। हासिल करने वाली पहली भारतीय ईवी कंपनी कौन सी है, तो देखो पीएलआई स्कीम है, उसके तहत रजिस्टर होने वाली पहली जो भारतीय कंपनी है, जो इलेक्ट्रिक कंपनी है, वो है आपके ओला इलेक्ट्रिक। जो ओला के स्कूटर होते हैं, स्कूटर वगैरह आप देखे होंगे, तो उनके लिए देखो ओला इलेक्ट्रिक इज द फर्स्ट इंडियन टू व्हीलर ईवी कंपनी टू रिसीव पीएलआई सर्टिफिकेट। अब देखो इन्हें क्या मिल गया है, पीएलआई सर्टिफिकेट प्राप्त हो गया है, जिससे प्रति यूनिट इन्हें कितना फायदा होगा, तो लगभग 15,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक की छूट देगी
केंद्र सरकार क्या करेगी, पीएलआई स्कीम में शामिल होने के बाद क्या होगा कि प्रति यूनिट जो एक स्कूटर है उस पर सरकार क्या करेगी, इन्हें 15,000 का क्या देगी, अनुदान राशि प्रदान करेगी। क्यों? क्योंकि पीएलआई के तहत शामिल तब किया जाता है जब क्या है कि इसका जो बनाया गया है वो क्या है कि भारत में ही इसको बनाया गया है, तब क्या दिया जाता है आपकी पीएलआई प्रमाण पत्र कि इसका जो मैन्युफैक्चर है वो कहां पर हुआ है, भारत में हुआ है। या हम कह सकते हैं कि ये क्या है, मेड इन इंडिया है। पहली बात तो ये कि यदि कोई चीज है वो मेड इन इंडिया हो तब दिया जाएगा, और उसका 1,000 करोड़ का क्या हो, निवेश होना चाहिए। 1,000 करोड़ का क्या होना चाहिए, निवेश होना चाहिए, तब क्या मिलता है, आपकी पीएलआई दिया जाता है, जिसको प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव कहा जाता है। और ये किसे प्रदान किया गया है, तो ये ओला इलेक्ट्रिक को प्रदान किया गया है। इसमें लगभग 15,000 से लेकर 2,000 रुपए की क्या मिलेगी, इसमें छूट दी जाएगी। मतलब इसके भी कंपनी के लिए फायदा है, अपने लिए जो अपन खरीदार है उनके लिए भी फायदा है। और ये सरकार क्यों कर रही है, क्यों होगी, ज्यादा से ज्यादा क्या हो, मेड इन इंडिया सामान बने। फिर देखो आगे बात करें, आगे लिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 4,000 करोड़ रुपए के फास्ट बिल्डर रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है। तो देखो ये देखें, ऑप्शन दिखा हुआ है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात या तमिलनाडु। तो देखो इसमें राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में क्या किया है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है, 4,000 करोड़ रुपए के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर बिजली बनने वाली है, क्या बनेगी, बिजली बनेगी। कहां पर किया गया है, तमिलनाडु के जो कलपक्कम है वहां पर किया गया है, कहां पर, कलपक्कम में। तो ये चीज याद रखनी है, कहां पर, तमिलनाडु के कलपक्कम में क्या किया जाएगा, बिजली का निर्माण किया जाएगा। फिर देखो आगे बात करें अपन, आगे लिखा हाल ही में किसे राजस्थान के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के एग्जाम से देखिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको तो सुधांशु पंत है, इनको क्या बनाया गया है, राजस्थान का नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। ये है वो 1991 बैच के आईएएस अधिकारी है, कब के, 1991 बैच के आईएएस अधिकारी है। और ये क्या होने वाले हैं, अब राजस्थान के मुख्य सचिव होने वाले हैं। फिर देखो आगे क्या लिखा हुआ है, हाल ही में जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में चेतक कोर की कमान किसने संभाली है। तो देखो चेतक कोर की बात करें तो आपके लेफ्टिनेंट जनरल नागेंद्र सिंह है, वो क्या होंगे, आपके चेतक कोर की कमान इनके हाथ में अब रहने वाली है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जो लिखा हुआ है भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख किसे बनाया गया है। उप प्रमुख की बात करें कि उप प्रमुख कौन होने वाले हैं, तो दिनेश के त्रिपाठी है, ये क्या होंगे, अब आपके भारतीय नौसेना के उप प्रमुख होने वाले हैं। देखिए फिर, केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान पहल के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो देखो केंद्र सरकार ने पृथ्वी की बात करूं कि जो पृथ्वी मंत्रालय है उसके पृथ्वी सॉरी, केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान पहल के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो देखो सरकार ने 4,797 करोड़ रुपए, 4,000 यहां पर 4,000 है, 4,797 करोड़ रुपए क्या करें, आवंटित किए हैं, किसके लिए, पृथ्वी विज्ञान पहल के लिए। फिर देखो आगे बात करें अपन, आगे लिखा हाल ही में किस राज्य की कड़ियाल साड़ी को भौगोलिक संकेत, जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है। मतलब जो कड़ियाल साड़ी है, तो देखो हम बात करें इसमें राइट ऑप्शन की, तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, इसमें राइट ऑप्शन होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, कि जो पश्चिम बंगाल की जो कड़ियाल साड़ी है। तो पश्चिम बंगाल की बात करें तो इसमें एक तो तंगेल साड़ी, तंगेल तंगेल साड़ी, एक आपके गारल साड़ी, एक आपकी ये कोडियाल साड़ी, एक आपके काला नोनिया चावल, और एक सुंदरबन शहद। इसको क्या प्रदान किया गया है, जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये आपको याद रखना है, एक तो तंगेल साड़ी है, एक क्या है, गारस साड़ी है, एक कोडियाल साड़ी है, एक काला नोनिया चावल है, नाम ही क्या है इसका, काला नोनिया चावल, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। और सुंदरबन का जो शहद है, सुंदरबन जो वहां पर शहद मिलता है, उसको भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। और इन सबका संबंध कहां से है, इसके साथ संबंध है
पश्चिम बंगाल से। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही देखो हाल ही में राज्य के जो 17 उत्पादक हैं, अलग अलग राज्यों के 17 उत्पादकों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। और ऐसी जो इंफोग्राफिक इमेज है वो आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है क्वालिटी एजुकेशन आरएस, वहां पर समय समय पर आपके ऐसे इंफोग्राफिक शेयर किए जाते हैं। तो यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको ऐसे इंफोग्राफिक चीजें मिलेगी जहां से आप चीजें पढ़ा सकते हो और एक इजी रहता है पढ़ने में। इंफोग्राफिक का फायदा क्या होता है कि कोई भी चीज आप पढ़ोगे, देखो यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है कि 17 राज्यों को 17 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। लिखे जाए देखो जम्मू कश्मीर के जो रामबन अनारदाना है उनको प्रदान किया गया है, गुजरात के कच्छ के खारेड को। ये सारी चीजें बिल्कुल डिटेल से आपको बताई गई है और इंफोग्राफिक के माध्यम से चीजें पढ़ना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है आपको। फिर देखो आगे बात करें अपन, आगे लिखा है कोऑपरेटिव सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखो हाल ही में युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा ये घोषणा की गई है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार की। और इसमें मैं बात करूं कि जो कोऑपरेटिव सामाजिक जिम्मेदारी के माध्यम से खेल को जो प्रोत्साहन देते हैं, मान लो कोई ऐसी कंपनी है जो क्या करे खेल को प्रोत्साहन दे, उस क्षेत्र में किसको विजेता बनाया गया है, तो उसमें ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को क्या बनाया गया है, इसको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो वो किया गया आपके ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। और वही बात करें कि उभरती युवा प्रतिभाओं की पहचान और उन्हें प्रोत्साहन के लिए किन्हें प्रदान किया गया है, तो वो प्रदान किया गया है आपके जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी बेंगलोर को। तो इन दोनों को आपको याद रखना है। ऐसे जो इन्फोग्राफिक्स है वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको समय समय पर शेयर किया जाता है, तो ये चीजें भी आपको देखते रहना है। फिर देखो आगे बात करें अपन, फिर देखो लिखा हुआ है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा छात्रों के नेतृत्व गुण विकसित करने के लिए कौन सा अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। तो देखो हाल ही में केंद्र सरकार ने एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम क्या है, प्रेरणा कार्यक्रम है। इसमें क्या किया जाएगा, इस कार्यक्रम में जो 9वीं से लेकर 9th से लेकर जो 12th तक के जो बच्चे हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसमें किस लिए कि जो उनके छात्र है उसमें नेतृत्व गुण विकसित हो, किस लिए उनमें जो जितने भी छात्र छात्राएं हैं, इसमें देखो 10 तो छात्राएं ली जाएगी और 10 ही छात्र इसमें शामिल होंगे। और ये क्या होगा, एक आवासीय कार्यक्रम होगा, आवासीय कार्यक्रम होने वाला है जिसमें 9 से लेकर 12 तक के जो बच्चे हैं वो इसमें शामिल होंगे। ये एक सप्ताह का आवासीय कार्यक्रम होगा। कितने टाइम का, तो एक सप्ताह का होगा। और इसमें क्या किया जाएगा, जो बच्चे हैं जो छात्र छात्राएं हैं उनमें नेतृत्व गुण विकसित कैसे किया जाए उसके लिए प्रयास किया जाएगा। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है प्रेरणा, ये आपको याद रखना है। फिर देखो नेक्स्ट है कि कहां पर 5 से लेकर 7 जनवरी को पुलिस निर्देशकों और महानिरीक्षकों का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित हो रहा है। इंपॉर्टेंट है, अभी अभी चल रहा है, आपको पता ही होगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन कब से कब तक, तो आपके कहां पर चल रहा है, तो ये चल रहा है आपके जयपुर में। कहां पर, जयपुर में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, झालाना जयपुर में। कहां पर चलाया जा रहा है, तो ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है आपके झालाना जयपुर में। अभी आपको पता होगा हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी है वो 3 दिनों के लिए जयपुर दौरे पर थे और उस समय 5 से लेकर 7 जनवरी तक ये कार्यक्रम चलाया गया था, जिसमें डीजीपी और आपके इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इन दोनों की मीटिंग थी। जो सब राज्य के यहाँ पे जितने भी जो डीजीपी है, राज्य के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी है, वो क्या होते हैं, शामिल होते हैं। इसमें मीटिंग हुई थी और इसमें मीटिंग को कौन से संबोधन किया था, तो इसमें नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में इस मीटिंग का आयोजन किया गया था। कहां पर, तो जयपुर झालाना में। साथ ही हम बात करें कि इसमें कौन कौन से मुख्य बिंदु थे, इसमें मुख्य बिंदु थे आपके, एक तो साइबर सुरक्षा, आपको पता है साइबर सुरक्षा है वो सबसे बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए, क्योंकि आपको पता है आजकल जो साइबर फ्रॉड है वो सबसे ज्यादा होने लगे हैं। उसी के साथ आतंकवाद है, उग्रवाद है, जेल सुधार है। जेल में भी आपको पता होगा जेल को भी सुधार करना आवश्यक है। जेल में बहुत सारी चीजें होती है, मर्डर वगैरह, यहाँ पर फोन मोबाइल फोन से लोग काम में ले रहे हैं जेल में, तो वो उनकी भी चीजें सही होनी चाहिए। जेल सुधार का कार्यक्रम के लिए भी इसमें विशेष रूप से बल दिया गया था। तो राइट ऑप्शन हो जाता है आपके जयपुर झालाना। फिर देखो आगे बात करें, लिखा हुआ है देश का बालिकाओं के पहले पूर्ण सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहां किया गया है। मतलब देश में बालिकाओं के लिए पहले, देखो इंपॉर्टेंट, यहां जब भी आपको पता ही है किसी भी क्वेश्चन में यदि पहला लिखा हुआ जाता है तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लिखा देश का बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल का उद्घाटन
कहाँ किया गया है? तो हम बात करें कि जो पहला पूर्ण स्कूल है उसका उद्घाटन किया गया है वृंदावन उत्तर प्रदेश में। राइट ऑप्शन कौन सा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, वृंदावन उत्तर प्रदेश में क्या किया गया है? बालिकाओं के लिए पहला पूर्ण रूप से सैन्य स्कूल का उद्घाटन किया गया है। किसने किया है? तो जो आपके रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, इन्होंने क्या किया है? इसका उद्घाटन किया है। कब? तो 1 जनवरी 2024 को क्या किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है। तो यहां तक चीज आपको समझ में आ गई होगी। फिर देखो, यहां से हमारी जो आज की क्लास है वो कंप्लीट हो जाती है। मैंने आपको पहले जो असिस्टेंट प्रोफेसर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको बारे में बताया, और अब हमने 1 से लेकर 7 जनवरी की जो आपकी करंट अफेयर है ये कंप्लीट हमने पढ़ ली है। इसकी जो पीडीएफ है वो हमारा जो क्वालिटी एजुकेशन का जो टेलीग्राम चैनल है क्वालिटी एजुकेशन RS, वहां पर आपको मिल जाएगी। यदि आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।